की इस कहानी की ओर। बात बहुत पुरानी है। 50 साल पहले बड़ौदा के करीब 20 मील दूर एक गांव था जहां पर मेरे दादाजी स्कूल में टीचर थे। उस स्कूल के मालिक बहुत ही अच्छे इंसान थे। हर समय सभी के लिए मौजूद रहते थे वो। शायद ये स्कूल उनके माताजी की स्मृति चिन्ह के साथ थी, इसलिए वो स्कूल से बहुत प्यार करते थे। एक चौकीदार जो स्कूल में सालों से कार्यरत था, अवकाश ग्रहण करने के बाद वो एक नया चौकीदार नियुक्त हुआ। जो मालिक ने अपने गांव के साथ और अपने परिवार में किसी के ना होने से उसे 24 घंटे में स्कूल में रहने में कोई ऐतराज नहीं था। उसे स्कूल के साथ लगता एक कमरा दिया गया जिसमें वो रहता था। दिन में प्रिंसिपल रूम के बाहर उनका चपरासी, शाम को स्कूल बंद करके अपने कमरे में खाना बनाता, खाता, बगीचे में ठंडी घास पर बैठा रहता, फिर नींद आने पर एक चक्कर मारकर सो जाता। इसी दिनचर्या में कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन रात के तकरीबन 2 बजे जब एकाएक कुछ अजीब से कोलाहल से उसकी नींद खुल उठी। उठकर देखा कमरे में जलती लाइट लैंप बंद हो चुकी है। शायद लाइट चली गई थी। बड़ी अजीब बात थी, इतने महीनों में शायद पहली बार ही लाइट गई थी। उसके पास एक बहुत ही मजबूत टॉर्च भी था। थोड़ी ही कोशिश से उसे मिल गया। शुरू के कमरे से बाहर निकला। चारों ओर एक भयावह अंधकार। हवा में एक कतरा भी कहीं भी उसके शरीर को छू नहीं रहा था। उसे घुटन महसूस होने लगी थी। ठीक उसी वक्त फिर फिजा में उभरी कई सारे बच्चों का कोलाहल, साथ ही एक आदमी और एक महिला का आवाज जो उन बच्चों को खामोश करने का जतन कर रहे थे। सारी आवाजें उस खामोशी में उसे एकदम स्पष्ट सुने जा रही थी। पर यह कैसे संभव था? सोचता हुआ वो स्कूल के दरवाजे की ओर आगे बढ़ गया। क्या उससे कोई गलती हो गई? बच्चे और शिक्षक भीतर ही बंद हो गए, या फिर वो कोई सपना देख रहा है? सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था, तभी वो हड़बड़ाहट में एक पत्थर पर उलझ कर गिर गया। अब उसे महसूस हुआ कि जो कुछ हो रहा था वो एकदम सच था। वो सो नहीं रहा था। एकाएक उसके शरीर में एक झुरझुरी सी उठी। उसके रीढ़ की हड्डी से होती हुई वो ठंडी का एहसास उसके मन और दिमाग पर छाने लगा और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। डर से बेहोश होकर गिर जाने के बाद रामकिशन की चेतना एकाएक लौटने लगी। उसे अपने चारों ओर पैरों की आवाज आ रहे थे। शायद बारिश शुरू हो रही थी, क्योंकि बीच बीच में चेहरे पर गिरती पानी की बूंदें एक सुखद एहसास दे रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय अजीब सा डर उसे आंख खोलने से रोक रहा था। थोड़ी देर बाद उसके कानों में प्रिंसिपल सर की आवाज आई, जो सबको हटने को कह रहे थे और उसका नाम जोर से पुकार रहे थे। उनकी आवाज सुनते ही उसकी जान में जैसे जान आ गई। वो तेजी से उठ गया। चारों ओर दिन का उजाला। स्कूल के बच्चों, टीचर्स, प्रिंसिपल सर को देख वो बहुत ही खुश हो गया। पर अगले ही पल रात की बातें याद आते ही फिर डर से बेहाल होने लगा। थोड़ी देर के बाद वो प्रिंसिपल सर के ऑफिस में उनके सामने खड़ा था। काफी टीचर्स भी थे जो उसके इस हालत के विषय में जानना चाह रहे थे। पिछली रात की सारी बातें बताने के बाद सभी लोग बहुत ही चौंक गए। प्रिंसिपल सर ने सभी को आदेश दिया कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ये स्कूल की बदनामी का एक कारण बन सकता है। और फिर वो मालिक को सारी बातों से अवगत करवाते हैं। सभी अपनी ओर से नई नई बातें जोड़ना शुरू करते हैं। शाम होते ही फिर वही अकेलापन
बंद स्कूल। एक नई चीज जुड़ चुकी थी। स्कूल के अंदर बाहर 4 बड़े हैलोजन लगाए गए थे जो लाइट जाने पर खुद ब खुद जनरेटर पर शुरू हो जाते हैं। यानी अंधेरे से तो निजात मिल गया था, लेकिन डर से मुक्ति कैसे मिलेगी। किसी तरह से खाना बनाकर खाकर वो अपने कमरे में बंद हो गया। उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं निकलेगा, पर जाने कब बैठे बैठे उसे नींद आ गई। जब नींद खुली तो रात के तकरीबन 2 बजे होंगे और उसको पुनः वही कल रात का कोलाहल सुनाई देने लगा। वो डर के मारे कमरे के एक कोने में अपनी कुतरी को कसकर सिर से पांव तक लपेटे सिमटा लेटा रहा। सुबह होने पर ही वो अपने कमरे से बाहर निकला। आज उसने पूरी तरह सोच लिया था कि वो अपने गांव चला जाएगा, नहीं रुकेगा इस भूतिया स्कूल में। प्रिंसिपल सर के आते ही वो उनके पास जाकर पिछली रात की सारी बातें बता उनसे अपने गांव जाने की बात बताता है और बाहर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। रामकिशन सोचता है, महीने की 20 तारीख, जेब में पैसे भी ज्यादा नहीं, गांव में जाने की भी कोई जगह नहीं। अब बोल तो दिया, पर जाएगा कहाँ, कैसे, ये तो सोचा ही नहीं। ये सब सोचते हुए कुछ समय बीत गया। तभी वो जैसे चौंक उठा। सामने उसे मालिक साहब आते दिखे। हड़बड़ाकर खड़ा होने की चाह में उन्हें नमस्ते बोलना ही भूल गया। वो प्रिंसिपल सर के कमरे में चले गए और फिर थोड़ी देर में उसको अंदर बुलाया गया। वो अब मालिक साहब और प्रिंसिपल सर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। दोनों ने एक बार फिर से उससे सारे दिन की, यानी कि उस सारी रात के बारे में बात वापस से विस्तार से सुनी, बिना कोई टीका टिप्पणी के। फिर मालिक जी ने पूछा कि क्या वो उन्हें मदद किए बिना ही गांव जाना चाहता है। अब उसको अपनी परेशानियां याद हो आई तो उसने कहा, मालिक, मदद तो मैं करना चाहता हूं, पर अकेला बहुत जल्दी डर लगता है, तो मैं मदद क्या ही कर पाऊंगा। मालिक ने उसे बाहर भेज दिया और फिर प्रिंसिपल सर से पूछा, कोई और टीचर है जो इसकी कोई मदद कर सके। बहुत सोचकर उन्होंने शर्मा जी को बुलवाया। शर्मा जी स्कूल में सालों से कार्यरत थे और उन्होंने अपने बूते पर अनेक बार बच्चों के बीच हुई भयावह मारपीट के मसलों को सुलझाया था। बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय, बहुत ही बेहतरीन ताकतवर शरीर के मालिक, स्कूल के खेलकूद के अध्यापक शर्मा जी ने सारी बातें सुनकर अपनी सहमति जताई। फिर मालिक साहब ने रामकिशन को आवाज दी। अब रामकिशन ने शर्मा जी को सामने पाकर एक राहत की सांस ली। शर्मा जी तो उसे भी बेहद पसंद थे, हर वक्त उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। उनके मदद की बात सुनते ही रामकिशन का डर मानो हवा हो गया और वो राजी हो गया। शर्मा जी दोपहर को ही अपने घर के लिए निकल गए थे, पर शाम को छुट्टी होने से पहले ही एक बड़ा सा टिफिन और अपने सोने की व्यवस्था लेकर वापस आया देख जैसे रामकिशन की जान में जान आ गई। सभी के जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने जाते हुए अपनी कार गेट पर रोकी और रामकिशन से पूछा, सब ठीक है ना, डर तो नहीं लग रहा अब। फिर मुस्कुरा दिए और शर्मा जी को अंग्रेजी में कुछ समझा कर चले गए, जो रामकिशन को समझ नहीं आया, पर इतना जरूर समझा कि जरूरत में शर्मा जी को फोन जरूर कर लें। रामकिशन फटाफट हरी घास पर एक कुर्सी शर्मा जी के लिए लगा देता है और 2 प्याली में गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आता है। आज दोपहर में ही उसने 2 लीटर दूध ले रखा था कि शर्मा जी जितनी बार भी चाहे वो उन्हें चाय पिला सकता है। उसे शर्मा जी के साथ रहना बेहद सुकून दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डर तो उसे कभी लगा ही नहीं।
अपनी चाय लेकर उनकी कुर्सी के पास ही वो घास पर बैठ गया। दोनों चाय पी रहे थे कि उन्हें गेट पर मालिक साहब की गाड़ी आती दिखी। दोनों अपनी चाय छोड़कर गेट पर दौड़े। मालिक साहब कार को वहीं छोड़कर अंदर आ गए और शर्मा जी से अंग्रेजी में कुछ बातें करने लगे, फिर चले गए। रामकिशन को उनकी बातों का कोई भी मतलब समझ नहीं आया, पर उनका आना दो बातें जरूर समझा गया। एक, वो खुद उन लोगों के लिए परेशान है, और दूसरा, काम में कुछ डर की बात तो जरूर है। खैर, इधर उधर की बातें करते हुए रात के कोई 10 बज गए जब शर्मा जी ने खाना खाने का प्रस्ताव रखा, और रामकिशन के लाख कहने के बावजूद उसे साथ में खाने के लिए मजबूर किया। शर्मा जी के घर का खाना बेहद ही लजीज था। दोनों खाकर फिर घास पर एक दरी बिछाकर ठंडक का मजा लेने लगे। कोई 11:30 बजे जब नींद आने लगी तो वो कमरे में आकर अपने बिस्तर पर सो गए। रामकिशन की नींद खुली तो देखा शर्मा जी कमरे की खिड़की के पास खड़े बेहद ध्यान से कुछ देख रहे हैं। स्कूल से वही आवाजें बच्चों के टीचर्स की एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। रामकिशन को उठा देख शर्मा जी ने हल्की मुस्कान लाते हुए पूछा, डर तो नहीं रहे? साथ अंदर चलें? सिर हिलाकर उनके प्रश्नों का जवाब दिया रामकिशन ने, पर दिल में रामकिशन को डर चरम सीमा पर था और वो अपनी धड़कनों की आवाज शायद 1 मील दूर से भी सुन पा रहा था। हेलोजीन अंदर बाहर हर तरफ चल रहे थे, पर अंदर से आती आवाजें धीरे धीरे विभत्स रूप लेती जा रहे थे। पहले फ्लोर के कमरों की बिजली जल बुझ रही थी और इन्हीं कमरों में से ये आवाजें अब चित्कार का रूप लेती जा रहे थे। रामकिशन शर्मा जी के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर दूसरे फ्लोर की तरफ आगे बढ़ने लगा। पहले कमरे के पास पहुंचते ही शर्मा जी एक झटके से दरवाजा खोलते हैं और एकदम से चौंक पड़ते हैं। वहां एकदम शांति थी। बिजली के बल्ब बंद हैं, कहीं कोई गड़बड़ के निशान नहीं। सिर्फ एक चीज जो रामकिशन बताता है और उसे असामान्य दिखती है, वो थी ब्लैक बोर्ड। उस पर कुछ लिखा हुआ था जिसकी भाषा समझ में नहीं आती, और स्कूल के नियम के अनुसार हर टीचर्स क्लास के बाद ब्लैक बोर्ड को साफ करके ही क्लास छोड़ता है। यही हालत दूसरे और तीसरे कमरे में भी देखता है। जब ये दोनों दूसरे फ्लोर पर होते हैं, इतने में ही एक जोर की आवाज होती है और पहली मंजिल की एक कक्षा से बच्चों के बैठने के बेंच और टेबल तकरीबन उड़ते हुए नीचे गिरते साफ दिखते हैं। पर जब ये नीचे दौड़ते पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। वापस पहले फ्लोर की कक्षा में देखते हैं तो कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखती। ठीक उसी वक्त टीचर्स के इस्तेमाल के लिए टेबल एकाएक हीन उड़ती है और शर्मा जी की ओर आती है, पर उसी समय रामकिशन उन्हें धक्का देकर हटा देता है। पर इस काम को करते हुए वो खुद उस टेबल की जद में आ जाता है और घायल हो जाता है। शर्मा जी उसे उठाकर कमरे में ले आते हैं और स्कूल को बंद कर देते हैं। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। मालिक साहब और प्रिंसिपल आ पहुंचते हैं। रामकिशन को अस्पताल ले जाते हैं। शर्मा जी जब मालिक को सारी बातें बताते हैं तो वो चौंक पड़ते हैं। रामकिशन को एम्बुलेंस में अस्पताल को भेजकर मालिक साहब, प्रिंसिपल सर और शर्मा जी तीनों एक साथ प्रिंसिपल के कमरे में बैठते हैं। शर्मा जी पूरी घटना बताते हैं और सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। फिर वो लोग उठकर पहले फ्लोर पर जा पहुंचते हैं जहां पर रामकिशन को चोट लगी थी। ब्लैक बोर्ड पर लिखी इबादत
अभी तक ज्यों की त्यों ही थी। प्रिंसिपल सर ने बहुत बारीकी से मिलान किया, पर वो उस स्कूल के किसी भी टीचर की हैंडराइटिंग से नहीं मिला। वहां पर पड़ी टेबल काफी बड़ी और वजनदार थी, जिसको उठाकर फेंकना एक या दो लोगों के लिए भी मुमकिन नहीं था। मालिक साहब अपने इतने पुराने और पुश्तैनी स्कूल में चल रहे इस अजीबोगरीब घटना से काफी चिंतित और दुखी लग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है और हो क्यों रहा है। बहुत दिनों तक ये घटना ऐसे ही चलती रही। रामकिशन तो अब उस स्कूल से नौकरी भी छोड़ चुका था, मगर मालिक साहब ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। मालिक साहब ने बहुत जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर बहुत पता लगाने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि दरअसल बहुत साल पहले इस स्कूल में एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था, जिसमें बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स मारे गए थे। कहते हैं कि उस समय ये स्कूल बहुत ही पुराना हुआ करता था और ये स्कूल एक बहुत ही बड़े भूकंप के लपेटे में आकर ढह गया और इसमें मौजूद बहुत से बच्चे और टीचर्स मारे गए थे। ये घटना बहुत पुरानी है, इसलिए मालिक साहब को ये पहले पता नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात कोई 60 साल पहले की है। उस जमाने में कहीं आने जाने के लिए जो जरिया था वो एक घोड़ा गाड़ी, जिसको कि एक प्यारा सा नाम दिया गया था, टमटम। शहर लखनऊ, रात के करीब 11 बजे का समय होगा जब एक सुनसान चौराहे पर अपने टमटम लिए खड़े रहीम को काफी वक्त गुजर चुका था किसी सवारी के इंतजार में। वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि काश कोई आखिरी सवारी मिल जाती तो घर जाने से पहले मजा ही आ जाता, काफी रुपए भी हो जाते हैं। अगले 10 मिनटों में किसी के भी ना आने से वो अपने घोड़े को घुमाकर जैसे ही घर की ओर चलने वाला होता है, एकाएक उसे आवाज आती है, अरे भाई चलोगे क्या? उसने घोड़े की रास को खींच लिया। पलट कर देखा, 2 मौलाना बेहद खूबसूरत सफेद वस्त्र धारण करे, गले में चमकती चांदी की माला के साथ कई मोतियों की मालाएं लिए खड़े थे। रहीम ने कहा, जरूर जाऊंगा, कहाँ चलिएगा हुजूर? जवाब मिला, कब्रिस्तान वाली मस्जिद। रहीम ने उतरकर टमटम की सीट को अपने साफे से साफ कर दिया और बेहद अदम से बोला, आइए सरकार। वो बैठे तो टमटम चल दी। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक मौलाने ने रहीम से पूछा, मियाँ, हमें वहाँ कोई 15 मिनट का काम है, क्या आप रुक कर हमें वापस हमारे चौराहे पर छोड़ देंगे? इस पर रहीम बोला, जरूर सरकार। वो मस्जिद में गए और फिर ठीक समय पर वापस भी आ गए। रहीम ने उनको जब वापस छोड़ा तो तकरीबन रात के 1 बजे का वक्त हो चला था। दोनों टमटम से उतरकर रहीम से 100 रुपए देते हैं। रहीम के कहने पर भी कि उसके पास छुट्टे नहीं हैं, तो इस पर वो बोले, मियाँ, क्या आप रोज हमें इसी तरह इसी जगह से रात में ले जाकर वापस छोड़ दिया करेंगे? हम रोज आपको एक 100 रुपए दे दिया करेंगे। रहीम बेहद खुश होकर उन्हें हामी भर देता है और घर चला आता है। एक दिन में ही 1 महीने की कमाई। ये सिलसिला चल निकलता है। बिना किसी पूछताछ के रहीम उनको लेता और वापस छोड़ता, पर पैसा कहाँ शांत रहता है। कुछ ही दिनों में रहीम के रहन सहन, खान पान का फर्क लोगों को साफ दिखने लगा और उन लोगों में से कुछ को नागवार भी गुजरने लगा। सबसे ज्यादा तकलीफ होने लगी रहीम के चचेरे भाई मजीद को। एक दिन अपनी पत्नी के बहकावे पर
वो थाने जा पहुंचता है और उसने अपने भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो कुछ गलत तरीके से पैसे बना रहा है। कुछ दिनों की तहकीकात के बाद एक दिन रात को लौटते समय पुलिस ने रहीम और उन दोनों मौलानाओं को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। अगली सुबह थानेदार ये देखकर चौंक गया कि उसके थाने में सिर्फ रहीम अकेला बंद था। वो दोनों मौलाना गायब थे, जबकि थाने की चाबी हमेशा थानेदार की जेब में ही होती थी। आखिर किसी सबूत के ना मिलने से रहीम को भी छोड़ दिया गया। अब थानेदार साहब एक परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा था। जब भी वो किसी को गलत कारण से पकड़ते हैं, उन्हें कोई अनजान शक्ति बहुत जोरों से मारती। बहुत परेशान होकर आखिर वो रहीम के पास गए और उसे साथ में ले जा रहे उसी मस्जिद में ले गए और उन्होंने दुआ मांगी, माफ़ी मांगी और वायदा किया कि वो किसी भी इंसान को गलत तरीके से परेशान नहीं करेंगे। रहीम बहुत दिनों तक लगातार रात में उसी चौराहे पर खड़ा रहता। शायद वो वापस आए, कोई नहीं जानता वो मौलाना कोई आत्मा थे या फिर कोई जिन। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।